नमस्कार कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व विदित है कि हम लोग जो है अपनी इस कक्षा में एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी के महत्वपूर्ण पृष्ठों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जर्मनी के त्रासद वातावरण और साथ-साथ में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को हमारे सामने उद्धृत किया है। सभी पत्र संबोधित किए हैं अपनी प्यारी गुड़िया को, जिसका नाम है किटी। मंगलवार 13 जून वाली शायद इस पृष्ठ को हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक बार इसको दोबारा से दोहरान में लेते हैं। मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया, इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे काफी सारे उपहार मिले, स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, 1 रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 बिस्किट, मम्मी-पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक अच्छी किताब, मार्गुट की तरफ से सोने का ब्रेसलेट, वांदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डेसेल की तरफ से बायोमार्ट, मीठे मटर, मीएप की तरफ से मिठाई, बैप की तरफ से मिठाई, लिखने के लिए कॉपियाँ और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की एक पुस्तक, क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा नहीं पाया। बहुत खराब मौसम था, लगातार बारिश, हवाएं और समुद्र के उफान के बावजूद पहले की तरह हमले भी बहुत शानदार तरीके से जारी थे। चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर और आर्नोल्ड ये उन फ्रांसीसी गांवों में गए जहां पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था। बाद में उनको आजाद करा लिया गया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे और इससे वो तटों पर गोलाबारी की जाती थी। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं कि डर किस चिड़िया का नाम है। वो बहुत बहादुर व्यक्ति थे। जहां हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना मुश्किल है, इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ढाले खुशी रहते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ली और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जो लोग ये दावे करते रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जे किए जाने के पक्ष में नहीं है, वे नहीं जानते कि वे कितनी गलती कर रहे हैं। यानी मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड जो है वो बहुत ताकतवर था। उनके तर्क का कारण इतना बड़ा था कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। अब हॉलैंड के साथ-साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़-जोड़ कर माफी मांगे। ऐसा संभव है क्या? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके, टूटे, हारे, लुटे-पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोग भी हैं। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जो है जर्मनी बन चुका था, यानी वहां पर भी बहुत परिस्थितियां विषम थी। तब यह होना समाप्ति का संकेत था। यानी अब उसको जीत करके फिर उसको उसी के शासकों के अधीन छोड़कर चले जाना हाथ जोड़कर, ऐसा संभव भी नहीं था। सब कुछ खत्म होने का संकेत था। ऐसे भी सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उनके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से भी वो नफरत करते हैं। यह एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे। यानी डच जो है वो ब्रिटिशर्स हैं उनको कमजोर ना समझे। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, फटकार ये चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन एक फर्क है कि मैं जानती हूँ मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी भी और काफी हद तक बदल भी चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है कि मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और 30 मार खा समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई इतनी अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अक्खड़ हूँ या वे सब भी हैं? ये सारा वाहियात सा लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं हूँ। ये वाक्य इतना मैं मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करने वाले 2 लोग हैं। एक तो वांदान, मिसेस वांदान और एक डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वो कितने जड़ बुद्धि हैं। मूर्ख जिनके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत ही नहीं है। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये है, ये 2 जड़मती, एक तो वांदान और मूर्खाधिराज डसेल।
मिसेज़ वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों का शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं, जबकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा 30 मार का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं, जिसके बारे में वो खाक भी नहीं जानती। ये बात दरअसल पर भी लागू होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है कि जहाँ आग होती है वहीं पर धुआँ उठेगा। यानी जहाँ पर थोड़ा बहुत विरोध का या आक्रोश का स्वर होता है, दंगा भी वहीं होता है, इसीलिए इनकी इन दोनों से कम पटती थी। और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे ज़्यादा धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें मुझे देना शुरू कर देती है तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है, मुझे डर लगने लगता है, कैसे होगी इससे मुक्ति? जब तक ऐन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता, मुझे कोई नहीं समझता। यानी फिर एन फ्रैंक जो है वहाँ अपनी माँ के समक्ष अपने आप को जो है तर्क-वितर्क के द्वारा प्रस्तुत करती है। भई मुझे तो यहाँ कोई नहीं समझता है, तब जाकर के माँ के उन सुझावों से उसे मुक्ति मिलती है। यह वाक्य तो मेरा हिस्सा है, एन फ्रैंक कहती है, यानी मुझे यहाँ सच में कोई कुछ भी नहीं समझता। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से लेता। अफ़सोस ऐसा व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी है। अब पीटर के बारे में वो जानकारी देती है, मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किट्टी? मैं मानती हूँ कि ये सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई बार कोई रहस्यमय ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है और मैं नहीं जानती कि वो रहस्यमय ताकत क्या है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह से प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ, उसे बढ़ा-चढ़ा कर बता रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। कारण कि अगर मैं उसके कमरे में 1 या 2 दिन के लिए ना जा पाऊँ, तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पती हूँ। पीटर अच्छा है, भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया। क्या निराशा थी? तो देखिए यहाँ निराशा में क्या है कि धर्म के प्रति उसकी नफ़रत, खाने के बारे में उसकी बातें करते रहना, इस तरह की कई और भी बातें हैं जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, यानी यहाँ इनके विचार नहीं मिलते हैं। इसके बावजूद भी मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वादा किया है कि हम कभी झगड़ेंगे नहीं, उस पर अभी भी टिके हुए हैं। पीटर बहुत शांति प्रिय, सहनशील, आत्मीय व्यक्ति है। वह ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वो बहुत दृढ़ निश्चयी है और इसी मुहिम पर जुटा हुआ है कि वो अपने पर लगे हुए सारे इल्ज़ामों से अपने आप को पाक-साफ कर लेगा और अपने कामकाज में एक नया तरीका लाएगा। इसके बावजूद वह अपने भीतर जो स्व है, अहंकार है, उसको मुझसे छिपाता क्यों है? मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झाँकूँ। निश्चय ही वो मेरी तुलना में ज़्यादा गुन्ना है, क्योंकि लेकिन मैं अपने अनुभव से जानती हूँ कि कई बार ऐसे गुड्डे लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वह अपनी बात किसी से कह पाने की बहुत उत्कट चाह लिए होते हैं। ठीक है? तो पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस यानी वर्ष एनेक्सी में बिताए। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान, अतीत के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद भी है, यानी कोई मुझे अच्छे से नहीं समझता। क्या इसका कारण ये है कि मैं बहुत अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ? प्रकृति के लिए मैं पागल हुई जा रही हूँ। मैं उस वक़्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चाँदनी, खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बाँधा नहीं होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है। बेहद गर्मी थी, मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आँखें खोले बैठी रही। ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह से चाँद को देख सकूँ। अफ़सोस मेरी सारी मेहनत बेकार गई। क्यों? क्योंकि चौंध इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि खिड़की में रोशनी जाती और खिड़की के अंदर के लोग बाहर देख लिए जाते। कई महीनों के बाद एक और ऐसा मौका आया। उस पर मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। खिड़की खुली थी, जब तक खिड़की बंद करने का वक़्त नहीं हो गया था, मैं वहीं रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी, तेज़ हवाएँ चल रही थी, बादलों के बीच लुका-छिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले 1.5 बरस में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं आमने-सामने रात से साक्षात्कार कर रही हूँ।
उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी जो इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ती गई। तब मुझे चोर, उचक्कों, मोटे काले चूहों और पुलिस के छापे का भी कोई डर नहीं था। मैं अकेले ही नीचे चली गई और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नजारे देखती रही। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है और कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते हैं कि कब वे आजाद होंगे और फिर से और प्रकृति के इस उपहार का आनंद लेंगे। प्रकृति अपने अमीर और गरीब में किसी तरह का अंतर नहीं करती है। ये मेरी कल्पना मात्र नहीं है कि आसमान, बादल, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सारोबार करता है। यह वैलेरियल या ब्रोमाइड की तुलना में एक आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। बिल्कुल सही है। जब हम हताश मन, निराश मन होते हैं और प्रकृति की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, सूर्य देखो कितना ओज, कितना तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। ऐसा बिल्कुल ओजस्व हमारे भीतर भी आए। तो प्रकृति जो है वास्तव में एक शांति प्राप्त करने की रामबाण दवा है। प्रकृति मुझे विनम्रता देती है। इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल लेती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है कि कुछ एक मुश्किल अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में खुसे हुए गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की मेरी सारी भावना मर जाती है। प्रकृति ही की एक ऐसा वरदान है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे हमेशा परेशान करता है वह अभी भी समझा जाता है और कह देना बहुत आसान है, ये गलत है। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण को जानना चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है। पुरुष कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है, मन में आई जो करता है। लेकिन हाल में स्थिति बदल गई। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी जो कि बेवकूफी थी। चूंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया वो उतनी गहराई से अपनी जड़ें जमाती गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोली। कई देशों में उन्हें बराबरी का हक दिया। कई लोगों ने, कई औरतों ने, कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया कि इतने लंबे अरसे के बाद इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना बहुत गलत है। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक रखती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया भाई कि वे इससे वंचित रहें, उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों ने वीरों का जब सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा जाता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। तो मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की एक किताब को मैंने पढ़ा कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा और बीमारी यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। इन सारी तकलीफों के गुजरने के बावजूद भी उसे क्या पुरस्कार मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेला दिया जाता है। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं, उसका सौंदर्य विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफें सहन करती है, संघर्ष करती है, बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है, यानी काम में जुटी रहती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सिपाही भी मिलकर नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर आलो अंधारी की नायिका बेबी हालदार, आपने 11th में पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित और इस प्रताड़ना से मुक्त कराने की एक आवाज जो है एन फ्रैंक की डायरी में भी मिलती है। एन फ्रैंक कहती है, मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति ये चाहती है कि वे ऐसा करें, इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की यहाँ पे निंदा करती हूँ वह ये है कि हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं निंदा करती हूँ जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि समाज में औरतें, जो खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान है वो कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूश जी से भी पूरी तरह सहमत हूँ। बुक कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। बुक का नाम है यहाँ पे मौत के खिलाफ मनुष्य। तो मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रिफ जी से भी पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सिखानी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों
को हम सभ्य कहते हैं, वहां जन्म अनिवार्य है और टाला नहीं जा सकता, ऐसा काम है। आदमियों के लिए ये बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतें द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चा पैदा करना ही औरतों का काम है। सिर्फ औरतें जो है वो ज्यादा सम्मान और सराहना की भी हकदार बनेगी, और वे सब औरतें जो उफ भी किए बिना, ये लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफें सहन करती हैं, यानी उनको भी पूरा सम्मान मिलेगा। तो यहाँ फिर कहा उन्होंने एन एम फ्रैंक, ये अनुवाद किया गया किसके द्वारा? सूरज प्रकाश के द्वारा। और यहाँ पर दिया गया है अभ्यास प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, इन अभ्यास प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न शामिल हैं। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या इहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। तो इल्या इहरनबुर्ग जो है एक महान साहित्यकार रही हैं, या जिन्होंने अपनी किताब प्रकाशित करवाई किसके ऊपर? समीक्षा करी उन्होंने एन फ्रैंक की डायरी की, और इसी समीक्षा में उन्होंने लिखा कि 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज जो उस समय बुलंदी पर थी, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। और वो लड़की कौन है? एन फ्रैंक। तो जब आपने डायरी के इन अंशों को पढ़ा है, तो पढ़ करके हम कह सकते हैं कि वास्तव में वो समय ऐसा था जब यहूदियों को, ईसाइयों को किसी तरह वक्तव्य की, अभिव्यक्ति की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता कुछ भी नहीं थी। उनसे उनके अधिकार और स्वतंत्रताएं समाप्त कर दिए गए थे, छीन लिए गए थे। यहाँ तक कि उनको जीने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा था और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा था। ऐसे समय में वो लोग अज्ञातवास में रहने के लिए मजबूर थे, जैसा कि एन ने हमें बताया। और एन फ्रैंक उस अज्ञातवास में रहते हुए भी अपनी हर एक दिन के विवरण को अपने डायरी में लिखती चली गई, और ये डायरी ही एकमात्र ऐसा अवशेष बचा जिसके माध्यम से उस समय की विभीषिका और त्रासद परिस्थितियों का एक चित्रांकन हमारी आंखों के सामने उभर कर आया। जब व्यक्ति जो है न केवल हिटलर के शासनकाल के दमनीय युग को भोग रहा था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी झेलने के लिए मजबूर हो रहा था। इन समस्त कारणों में वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई, दंगे, उत्पात, चोरी, हत्या आदि कई जो सामाजिक कुकर्म है, सामाजिक अपराध है, वो पलने लगे थे। तो सही कहा है इल्या इहरनबुर्ग ने कि वास्तव में वहां जितने 60 लाख लोग थे, उनकी तरफ से बोलने वाली सिर्फ एक ही बुलंद आवाज थी, और वो आवाज थी एन फ्रैंक की, जिसने अपनी उस डायरी में उन समस्त भावनाओं को, विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है जो उस समय में घटित हुए थे। तो अगला प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको ऐसा लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है? बिल्कुल सही है। हालांकि पीटर उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और पीटर से वो जिस तरह से आकर्षित थी, वो अपनी अधिकतर सोच, अपनी भावनाओं को उससे जो है साझा भी करती थी। लेकिन पीटर में जो स्व था और पीटर में जितना गुन्नापन था, उसको देख करके एन फ्रैंक को ये लगता था कि वह जो है स्वतंत्र रूप से पीटर के प्रति भी अपनी समस्त भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही है, क्योंकि कई विचार ऐसे हैं जिनको लेकर के उनमें मेल नहीं खाता था। उन विचारों का भी जिक्र एन फ्रैंक की इस डायरी में किया गया है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी अच्छे से नहीं समझता, मेरी भावनाओं की कोई भी कद्र नहीं करता। इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं विचारों को, इसी सोच को और इसी भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने डायरी को एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया, और उसमें कलम के उस शस्त्र के माध्यम से उन समस्त भावों को उजागर कर दिया, जो हमारे लिए वास्तव में बहुत लाभप्रद और जानकारी युक्त है। सही है ना? अगला दिया, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार। बच्चे पैदा करें या न करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री के व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों को वंचित कर दिया, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। तो एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढे। एन फ्रैंक ने जिस समय का यहाँ विवरण दिया, उस समय में यहाँ पर स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं दी जाती थी। पुरुष जो है वो
अपने कार्यों के कारण, एक सैनिक शासन में जीवित रहने के कारण, अपना योगदान देने के कारण, शहीद होने के कारण सम्मान के पात्र माने जाते थे। लेकिन स्त्रियां, जिनको उतना ही दुख और पीड़ा का अनुभव होता है जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें किसी तरह के किसी सम्मान का हकदार नहीं माना जाता। एन ने इस बात को यहाँ अभिव्यक्त किया है और ये बात वास्तव में हमारे समक्ष इस प्रश्न को उपस्थित करती है कि मात्र बच्चों को जन्म देना, संतान की जो है जननी बनना ही स्त्री का व्यक्तित्व का विकास नहीं है। स्त्री को पुरुषों के समान हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में जो है समान स्थान दिलवाना ही उसके व्यक्तित्व के विकास का अवसर उपलब्ध करवाना माना जाएगा। यदि उन्हें मात्र संतान की उत्पत्ति का ही एक कारण माना जाए तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि की समस्या तो अवश्य ही पैदा हो सकती है। अतः यहाँ व्यक्त किए गए एन फ्रैंक के विचार जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी ही थी और लगभग ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के अच्छे अवसर उपलब्ध होना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन एन फ्रैंक ने ऐसा माना है कि शिक्षा और आने वाले समय में जो बदलाव है और स्त्रियों के जो प्रयास हैं, जो उनका सामर्थ्य है, जो उनके भीतर छिपी हुई शक्ति है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस समस्या से निजात पाया जा सकता है और बहुत कुछ पाया भी जा चुका है। आप इसको पढ़ चुके हैं तो इसके प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ आपको अच्छे से अभिव्यक्त करने हैं। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी एक दस्तावेज है। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्क पूर्वक व्यक्त करें। देखिए, एन ने अपने जो व्यक्तिगत विचार है वो तो यहाँ सुख दुख और भावनाओं को हमारे सामने उपस्थित किया है और यही उसके व्यक्तिगत सुख दुख, वो स्वयं ये मानती है कि उसकी भावनाओं को कोई गंभीरता से नहीं समझता है, उसको कोई समझने वाला है नहीं। इस वजह से उसने अपनी समस्त भावनाओं को, सोच को, विचार को यहाँ इस डायरी में अभिव्यक्त किया। लेकिन आगे आ करके जब ये सारी परिस्थितियां बदल चुकी थी और वहां द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का एक आधिपत्य जम गया था, तो जर्मनी के उस दौर में जब इस डायरी को एक अवशेष के रूप में पाया गया और जब उसे प्रकाशित करवाया गया तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज बन गया जो उस समय की समस्त परिस्थितियों को, उस समय के वातावरण को, उस समय के हालात को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमारे सामने चित्र के रूप में उद्घृत करता है। तो वास्तव में ये क्या है? ऐतिहासिक दौर का एक जीवंत दस्तावेज। तो इन दोनों का फर्क लगभग मिट सा गया है, क्योंकि हालांकि ये इसमें एन फ्रैंक ने अपने सुख और दुख के विचारों को, अपनी भावनाओं को उकेरा है, लेकिन आगे जाकर के यही पुस्तक जो है उनकी भावनाओं, उनकी सोच, उनके विचारों के माध्यम से हमें भी उस समय की झलक को दिखाती है जो उस समय में घटित हो रहा था। यानी ये एक जीवन दस्तावेज बन गया उस समय के ऐतिहासिक दौर का। एन ने अपनी डायरी किटी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? किटी कौन है? एक निर्जीव। और एन ने अपनी डायरी किटी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत इसलिए महसूस की होगी क्योंकि एन को लगता है कि उस समय उसको समझने वाला और कोई भी नहीं है जिसे संबोधित करके वो अपने इस समस्त पत्राचार को कर सके। इसीलिए यहाँ उन्होंने अपनी समस्त भावनाओं को किटी को संबोधित करके लिखा है, ताकि किटी जो है, जो बिल्कुल निर्जीव है, वो उसके पास हमेशा रहती थी और उसी के साथ वो अपना जो है खेल और आनंदपूर्ण समय बिताती थी। इसीलिए उसने उसी को संबोधित करके लिखा है। चलो एक बार इसका विवरण और पढ़ लेते हैं, अगली मेरी क्लास है। यहाँ दिया गया है, नाजी अभिलेखागार के दस्तावेजों में महज एक नाम के रूप में दफन है एन फ्रैंक। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाजीवाद की समस्त धज्जियां हमारे सामने उधेड़ दी। बादरोल सैन 26 नवंबर। नाजी यातना शिविरों का रोंगटा खड़ा कर देने वाले चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई एन फ्रैंक का नाम हॉलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में एक नाम के रूप में ही दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे। नाजी नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों की दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार और जीर्ण शीर्ण फाइल में 40 नंबर के आगे लिखा हुआ है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी ने उस विश्व में खास बना दिया, लेकिन 1944 में सितंबर माह में किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह नाम भर थी, यानी समाप्त कर दी गई थी। एक भयभीत बच्ची जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पश्चिमों को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच रेड क्रॉस ने
वेस्टरबर्ग ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे लोगों संबंधी सूचना एकत्र कर इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस यानी आईटीएस को भेजे थे। आईटीएस नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिनकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई। इस युद्ध के समाप्त होने के 6 दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति विशाल आईटीएस अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा बचे लोगों और उनके रिश्तेदारों और शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही थी। 1,75,00,000 लोगों के बारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में उनके मुआवजों के दावों का प्रबंध करने या प्रमाण पत्र जारी करने में किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों को इससे देखने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य जर्मनी के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फाइलों में 49 यातना शिविरों, बंधुआ मजदूरों केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है। एक ऐसा म्यूजियम बना दिया गया है। किसी जमाने में थर्ड रीक के रूप में प्रसिद्ध इस शहर के कई अभिलेखागार हैं। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का लेखा-जोखा रखा गया है। आईटीएस में एन फ्रैंक का नाम नाज़ी दस्तावेजों के 5 करोड़ पन्नों में केवल एक बार ही आया है। वेस्टरबर्ग से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों ने जुड़ी फाइल में एन फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज है। इस सूची में एनी का नाम, जन्म तिथि, एम्स्टर्डम का पता, यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारीख सब दर्ज है। इन लोगों को कहाँ ले जाया गया, वहाँ कॉलम खाली छोड़ दिया। आईटीएस के प्रमुख जूडो दोस्त ने पोलैंड के यातना शिविर का जिक्र करते हुए बताया, यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया तो इसका मतलब है यह ऑश्विट्ज था। एनी, उसकी बहन मार्गोट और उसके माता-पिता को 4 अन्य यहूदियों के साथ 1944 में गिरफ्तार किया। एनी डच नागरिक नहीं थी, जर्मन शरणार्थी थी। यातना शिविरों के बारे में एन फ्रैंक की डायरी 1952 में एन फ्रैंक की डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से छापी गई थी और यह जो है साभार जनसत्ता 27 नवंबर 2006 के एक विवरण के रूप में प्रकाशित किया गया, जो अभी हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार एन फ्रैंक जो है वो नाज़ी दस्तावेजों में अभी भी दबी हुई हैं, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है।